1000 साल से भी ज्यादा पहले राजकुमारी जिंगजुई ने अपने लोगों पर खौफ बनाए रखने के लिए एक बहुत ही क्रूर सजा बनाई। जो भी राजकुमारी के खिलाफ गया या उस तक पहुंचने की कोशिश की, उसके कंधे पर निशान बनाकर उसे श्राप दे दिया जाएगा, जिसके बाद अंत में वो तड़प तड़प कर मरेगा। और इतना ही नहीं, इससे क्रूर ये था कि वो श्राप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी जाएगा। इसलिए आने वाले 1000 सालों तक जिसे भी राजकुमारी के द्वारा श्राप दिया गया, वो बस 2 ही चीजें ढूंढता रहा, ड्रैगन बोन सेलेशियल टोम और मून चेन ऑर्ब। जानकारों के मुताबिक जब ये दोनों चीजें एक दूसरे में मिलाई जाती हैं तो श्राप खत्म हो जाता है। ड्रैगन बोन सेलेशियल टोम का दूसरा हिस्सा ये बताता है कि मून चेन ऑर्ब को कैसे ढूंढना है। प्रोफेसर ये बताते हैं कि ये जगह स्वर्ग के खजानों में रंगीन बादलों में है। वहाँ पर बाई ये प्रोफेसर की बात सुनकर कहता है कि ये जगह तो यूनान में है और दूसरी जगह गोल्डटूथ। फेट्टी और लिन लॉन्ग ये तीनों लोगों से ड्रैगन बोन सेलेशियल टॉम के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तब उनमें हाथापाई हो जाती है, लेकिन तभी उनके बीच मिस्टर जॉन आ जाते हैं और मिस्टर जॉन फेट्टी और गोल्डटूथ की पीठ दिखाने को कहते हैं और बताते हैं कि जो इनकी पीठ पर जो निशान है वो एक श्राप है और ये श्राप जिसे भी मिलता है वो 40 साल से ज्यादा नहीं जीता। और मिस्टर जॉन बताते हैं कि ये दोनों और प्रोफेसर शिलियोंग और मेरी बेटी लिंग लॉन्ग ये सब ये श्राप से मुक्त करवाने के लिए गए थे। वहाँ पर उनका सामना बड़े बड़े केकड़ों से और लाल आंखों वाले भेड़ियों से हुआ था और ये लोग वहाँ से बहुत मुश्किल से बचे। तो तुम क्या समझते हो कि ड्रैगन बोन सेलेशियल टोम बेचने की चीज नहीं है, ये जिंदगियां बचाने के लिए है। प्रोफेसर ये बताते हैं कि मुचैन ओद को ढूंढने के लिए कुल 8 वाक्य है और मैं 5 ही पढ़ पाया हूँ और आखिरी के 3 वाक्य किसी मास्टर के द्वारा ही हल होंगे। बाई ये प्रोफेसर से कहता है कि आपके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। इतने में शोरली आती है और ये बताती है कि कोई है जो ये 3 वाक्यों को पढ़ सकता है और उसका नाम चेन युलोयू है। ये 30 साल पहले एक ग्रुप को यूनान के शानवान मकबरे तक ले गया था, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन उसमें से ये आदमी ही वापस आया और उसकी दोनों आंखें अंधी थी और पूरी तरह पागल। फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। फिर वो तीनों लोग यानी प्रोफेसर शॉर्ली और बाई ये उस अंधे आदमी को मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं। इन तीनों को हाथ से ही अंधा आदमी इनको पहचान लेता है तो ये लोग सोच में पड़ जाते हैं और गार्ड से पूछते हैं कि ये सच में अंधा है। तो गार्ड बताता है कि हाँ ये सच में अंधा है। फिर ये अंधा आदमी प्रोफेसर और बाई ये दोनों को बाहर जाने को कहता है और शॉर्ली को अकेली अंदर रहने को कहता है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और शॉर्ली अंदर उस अंधे आदमी से वो 3 वाक्यों के बारे में बताने को कहती है, लेकिन ये अंधा आदमी शॉर्ली के साथ मजाक करने लगता है। तो शॉर्ली ये समझती है कि ये पागल है, इसीलिए ऐसी बातें करता है। शॉर्ली बार बार उस 3 वाक्य के बारे में पूछती है, लेकिन ये आदमी शॉर्ली की बात पर ध्यान देने के बजाय शॉर्ली को बाई से प्यार करने को कहता है। फिर भी शॉर्ली बार बार उस वाक्यों के मतलब के बारे में पूछती है। फिर ये अंधा आदमी गुस्से में आकर कहने लगता है कि वो तुम कभी नहीं ढूंढ सकती, वो पहाड़ियों को तुम कभी पार नहीं कर सकती। फिर ये अंधा आदमी इतनी बात करके वापस शॉर्ली को बाई से प्यार करने को कहता है। फिर शॉर्ली गुस्से में आकर खड़ी हो जाती है और अंधे आदमी को कहती है कि तुम डरपोक हो, तुम्हें मौत से डर लगता है, तुम एक बार मुचेन ओद को ढूंढने निकले थे और डर कर इस मेंटल हॉस्पिटल में आकर छुपे हो। शॉर्ली कहती है कि आपकी हमें जरूरत नहीं है, हम खुद ढूंढ लेंगे, चाहे हम अंधे हो जाएं या फिर मर जाएं।
फिर वो अंधा आदमी अपनी आंखें बताता है जो लाल थी उस लाल आंखों वाले भेड़ियों जैसी, और रोकर कहने लगता है कि इन आंखों को कभी मत देखना, इन आंखों को कभी मत देखना। फिर ये 6 लोग प्रोफेसर, गोल्डटूथ, फैटी, लिंगलोंग, शोरली और बाइये, ये सब मुचेन ओड को ढूंढने हिडन ड्रैगन माउंटेन के लिए बस में जाते हैं। रास्ते में सब लोग खुश नजर आते हैं। लिंगलोंग सबकी फोटो खींचती हैं। सब एक दूसरे से बातें करते मजाक करते जाते हैं। पहाड़ी में रास्ता होने की वजह से रास्ते में पत्थर गिर जाते हैं और ऊंची पहाड़ियों में बादलों की वजह से रास्ता साफ नजर नहीं आता है, इसीलिए रास्ते में पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद था। लेकिन बस ड्राइवर को बादलों की वजह से दूर से गिरे हुए पत्थर नजर नहीं आए। जब बस नजदीक पहुंची तो ड्राइवर ने वो पत्थरों को देखा और अचानक ब्रेक मारी। अचानक ब्रेक मारने की वजह से बस खाई में गिरते गिरते बची। सब लोग घबरा गए और पत्थर गिरने की वजह से आगे बस जाए ऐसा रास्ता नहीं था। फिर ये 6 लोगों ने आगे चलकर जाने का फैसला किया। फिर ये लोग चलकर चायोन के घर जाते हैं। बाइये जब आर्मी में था तब इसकी मुलाकात चायोन से हुई थी। इन सबको चायोन अपने घर में बुलाती है और चाय पिलाती है। फिर बाइये चायोन को हिडन ड्रैगन माउंटेन के रास्ते के बारे में पूछता है तो चायोन बताती है कि उसकी बेटी उस रास्ते तक आपको ले जाएगी। तब चायोन की बेटी आती है तो चायोन उसकी बेटी को कहती है कि कल तुमको इनका गाइड बनना है और तुम वहाँ कहीं खो मत जाना। फिर ये लोग रात को चायोन के घर पर रुकते हैं और रात को जंगल में टमटमते जुगनू और वहाँ की मजा लेते हैं। फिर चायोन की बेटी एक चमत्कार दिखाती है। वो ये था कि जो जुगनू थे उसका किंग उसने एक कांच की बोतल में बंद करके रखा था। जब ये कांच की बोतल खोलती तो इस किंग की स्मेल से सारे के सारे जुगनू उसके पास आ जाते और जब बोतल बंद कर देती तो सब जुगनू चले जाते। फिर चायोन की बेटी बताती है कि ये जुगनू ऐसे है कि इनको हाथ में पकड़ने से जलकर मर जाते हैं और हाथ भी जला देते हैं। इन सबने इस नज़ारे को खूब मजे से देखा। फिर बाद में इस जुगनू के किंग को जो चायोन की बेटी के पास था वो फेटी ने अपने पास रख लिया, ये कहकर कि हम जब वापस आएंगे तब आपको दे देंगे। फिर सुबह में ये 6 लोगों को लेकर चायोन की बेटी हिडन ड्रैगन माउंटेन का रास्ता दिखाने के लिए एक नदी के पास लेकर जाती है और यहाँ से आगे जाने का रास्ता बताती है और कहती है कि वहाँ पर रात को हवा जहरीली हो जाती है, इसीलिए कहीं ऊंची जगह पर चले जाना। वो बताती है कि वहाँ पर हवा में तैरने वाला आइलैंड है, वहाँ पर रात को चले जाना। ये कहकर वो वापस चली जाती है और ये लोग बांस की बनाई हुई नाव में आगे चलते हैं। ये नदी आगे एक गुफा में से जाती है। ये लोग जब गुफा के अंदर पहुँचे तो अंधेरा था और इस गुफा में से निकलते समय इनका सामना लंबे दांत वाली मछलियों से और ऊपर से गिरने वाली लाशों से और इन लाशों में से उड़ने वाले कीड़ों से हुआ जो खूब भयानक था। इस गुफा में से बाल बाल बचकर निकले और जब इस गुफा में से निकले तो नीचे एक झील में गिरे। सब लोग इस नदी के बहाव के साथ नीचे झील में गिरने के बाद 3-3 लोग अलग अलग हो गए, क्योंकि 2 नाव थी, एक नाव में 3 लोग थे, इसीलिए जब झील में गिरे तो अलग अलग गिरे थे। ये लोग एक दूसरे की तलाश में एक लाशों वाली जगह पर पहुंच गए जहां से बहुत बदबू आ रही थी और इनका दिशा यंत्र भी काम नहीं कर रहा था। तब वहां कोई दूसरी चीज से सिग्नल देने की सोच रहे थे और 3-3 लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर इनका सामना बड़ी बड़ी छिपकलियों से हुआ। उन्होंने हवा में लाल रंग की गोली छोड़कर सिग्नल दिया और ये सब मिल गए। सब इन छिपकलियों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये छिपकलियां बहुत ज्यादा थी और इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और ये इतनी बड़ी थी कि ये लोग इन छिपकलियों को मार भी नहीं सकते थे और छिपकलियों की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। फिर ये लोग ने इन छिपकलियों से बचने के लिए पहाड़ी से नीचे कूद गए। वहां पर भी मौत इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी।
जैसे वो पहाड़ी से नीचे कूदे तो वहाँ नीचे भी इससे ज्यादा छिपकलियाँ थी। लेकिन तभी वहाँ बिजली कड़कने की आवाज होती है। छिपकलियाँ बिजली कड़कने की आवाज से डर रही थी। इस बिजली का फायदा उठाकर ये लोग वहाँ से भाग रहे थे। भागते समय प्रोफेसर ने हवा में तैरने वाला आइलैंड देखा। जो चाइनुन की बेटी ने इस आइलैंड के बारे में बताया था जब वो इन लोगों को नदी तक छोड़ने आई थी। प्रोफेसर ने आइलैंड बाकी 5 लोगों को दिखाया तो सब वहां पर जाने के लिए भागे, लेकिन ये जगह तो सारी इन छिपकलियों से भरी हुई थी। इन लोगों के पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि यहाँ पर सूरज ढलने के बाद जहरीली गैस भर जाती है और दूसरी तरफ छिपकलियाँ, और सूरज ढलने में 40 मिनट ही बाकी था। इन लोगों ने बिजली का सहारा लेने के लिए सोचा, क्योंकि छिपकलियाँ बिजली कड़कने से डर रही थी और इनके पास समय भी बहुत कम था। क्योंकि बिजली कड़कने की आवाज के साथ इन छिपकलियों के बीच से भागना था बिजली की कड़कने की आवाज बंद होने तक, क्योंकि बिजली कड़कने की आवाज बहुत कम समय तक ही रहती है और छिपकलियाँ 3 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकती थी। ये लोग बिजली कड़कने की आवाज का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बिजली कड़कने की आवाज हुई तो ये लोग ने भागना शुरू किया। भागते समय प्रोफेसर को छिपकली ने पूंछ मारने की वजह से प्रोफेसर एक पेड़ की टहनियों में फंस गए। ये देखकर बाइये और शोरली ये दोनों प्रोफेसर को बचाने के लिए भागे। बहुत मेहनत के बाद प्रोफेसर को बचाकर सब लोग हवा में तैरने वाले आइलैंड की तरफ भागने लगे तो छिपकलियाँ भी इनके पीछे भागती है। ये लोग जान बचाकर इस हवा में तैरने वाले आइलैंड पर पहुँचते हैं। ये लोग इस आइलैंड की सुंदरता देखकर चौंक जाते हैं और इस आइलैंड पर पूरी रात मजे से गुजारते हैं। इस आइलैंड की सुंदरता बहुत ही अजीब थी। फिर ये लोग सुबह होते ही इस आइलैंड से चलकर ऐसी जगह पर जाते हैं जहां नीचे जमीन पर छोटे छोटे मकबरे बने होते हैं और पहाड़ी की दीवार पर कॉफिन की तरह दिखने वाले लकड़ी के बक्से बने होते हैं और एक जिल भी होती है। यहाँ पर भी इनका सामना हो वो कलिम का अमर के केकड़े से होता है। केकड़े को देखकर प्रोफेसर ये बताते हैं कि ये केकड़ा कभी नहीं मरता और इसको दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि इसकी नर्वस सिस्टम उसकी बॉडी से अलग है। इसको कितनी भी चोट लगे वो जब इस झील में वापस जाता है तो वो ठीक हो जाता है। बाइये प्रोफेसर से पूछता है कि तो फिर इसको कैसे मारे, तो प्रोफेसर बताते हैं कि मुझे सोचने दो। फिर प्रोफेसर इसकी पीठ पर वार करने को कहते हैं। ये लोग बार बार वार करते हैं। इस बीच लिंगलोंग को ज्यादा चोट लगती है। आखिर में इस केकड़े की पीठ पर वार करके इसको कमजोर करते हैं। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि केकड़े को इस झील में मत जाने देना। ये लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन केकड़ा झील में चला जाता है तो इसके पीछे बाइये भी इस झील में कूद जाता है और इसक केकड़े पर वार करता है। जैसे ही वो केकड़े पर वार करता है तो वो लंबे दांत वाली मछलियां इस केकड़े की खून की महक की वजह से इस केकड़े पर हमला करती है और इसके पार्ट्स को खा जाती है और बाइये इस झील से सही सलामत बाहर आ जाता है। बाइये को बाहर आने के बाद लिंगलोंग फेटी के पास आने लगती है, लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लिंग लोगों की मौत से सब लोग सदमे में होते हैं। इस बीच लिंगलोंग के पिता वो अंधे आदमी से मिलने जाते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में है। वो 7वीं लाइन का मतलब बताता है कि जो झुकेगा वो बचेगा, हार मान लो और वापस चले जाओ। फिर ये लोगों ने लिंगलोंग की बॉडी को एक कॉफिन में रखकर कॉफिन को इस झील में रख देते हैं। फिर प्रोफेसर वापस चलने को कहते हैं तो सब लोग वापस जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाइये नहीं मानता। वो कहता है कि तुम सबको वापस जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। फिर अपने कंधे पर जो श्राप का निशान है वो बताकर कहता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, मैं तो इसके लिए लड़ूंगा। ये बात सुनकर शोरली भी बाइये के साथ जाने को तैयार हो जाती है। फिर गोल्टूट और फेटी भी इनके साथ हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर मना करते हैं और कहते हैं कि बाहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर ये 4 लोग बाइये, शोरली, गोल्टूट और फेटी आगे चलते हैं और सामने पहाड़ी की दीवार पर जो लकड़ी के बक्से हैं
उसके जरिए ये लोग ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने बाद ठीक सामने शानवान महल दिखाई देता है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन पर बड़े बड़े बिच्छू हमला करते हैं और वहां पर मुचेन ओद भी दिखाई देता है, जिसकी मदद से उस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। ये सब लोग इन बिच्छू का सामना करते हैं। इतने में बाइये भागकर मुचेन ओद को अपने हाथ में ले लेता है। जैसे बाइये मुचेन लेकर भागता है, तब इतने में जोर जोर से बेल की बजने की आवाज आने लगती है और वो बिच्छू भी भाग जाते हैं। सूरज भी ढल जाता है और बैल की बजने की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं। इतने में सामने जो दीवार थी जहां पर मुचेन रखा हुआ था, वो पूरी दीवार टूट जाती है और एक बहुत बड़ा सांप जो कभी नहीं देखा था वैसा सांप सामने आता है। और सांप इतना बड़ा था कि ये लोग इसको देखते ही रह गए। फिर सांप इन पर हमला करता है और ये लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। इतने में फेट्टी के पास जो वो फायर जुगनू की किंग वाली बोतल थी वो गिर जाती है। जो बोतल चायोन की बेटी के पास से फेट्टी ने ली थी, वो बोतल गिरने की वजह से इसमें छोटा छेद हो जाता है। वो छेद की वजह से किंग की स्मेल से बहुत सारे फायर जुगनू यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर बड़ा सांप इन पर हमला कर रहा था। फिर बाइये ये जुगनू देखकर फेटी को पूछता है कि वो बोतल कहाँ है, तो सब ढूंढने लगे। तब वो बोतल वहाँ पर गिरी हुई थी मिल जाती है। फिर बाइये को चायोन की बेटी की वो बात याद आती है। उसने कहा था कि फायर जुगनू का किंग अगर जल गया तो सारे के सारे फायर जुगनू इस किंग के पास आकर जल जाएंगे। फिर बाइये ये बोतल लेकर उस सांप के पास जाने के लिए भागा, क्योंकि अगर ये बोतल सांप के मुंह में डाल ली तो बाकी सारे के सारे फायर जुगनू उस सांप के मुंह में जाकर जल जाएंगे और सांप मर जाएगा। पर जैसे वो फायर जुगनू किंग की बोतल लेकर सांप के सामने जाने लगा तो सांप ने उस पर हमला किया तो बाइये गिर गई और बोतल हाथ से गिरकर टूट गई। बोतल की टूटने की वजह से वो फायर जुगनू किंग उड़ने लगा और ये सब इसको बस देखते ही रहे। फिर अचानक इस जुगनू किंग को किसी ने पकड़ लिया। ये जुगनू किंग को पकड़ने वाला और कोई नहीं, वो प्रोफेसर थे, जो लिंग लोंग के मरने के बाद वो वापस चले गए थे। प्रोफेसर ने इस जुगनू किंग को अपने हाथ में पकड़ने की वजह से इनका हाथ जलने लगा तो ये चारों लोग चिल्लाने लगे। तो प्रोफेसर ने कहा कि तुम लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इतना कहकर प्रोफेसर सांप के सामने जाने के लिए भागने लगे। ये लोग चिल्लाते रहे लेकिन प्रोफेसर अपना जलता हुआ हाथ लेकर सांप के मुंह में कूद गए और इनके पीछे सारे के सारे जुगनू भी सांप के मुंह में चले गए। इतने सारे फायर जुगनू सांप के मुंह में जाने की वजह से सांप जलने लगा। ये सब देखकर ये चारों लोग प्रोफेसर के लिए इमोशनल हो गए, क्योंकि प्रोफेसर ने इनके लिए अपनी जान दे दी। लेकिन फिर इस सांप के जलने से वहाँ पर सब टूटने लगा तो ये लोग वहाँ से भागे और पानी में कूद गए। फिर ये लोग मुंचेन लेकर वापस आए और श्राप से मुक्त हुए। फिर ये चारों ने अपने दो दोस्तों को खो दिया, उनको श्रद्धांजलि दी, लिंग लॉन्ग और प्रोफेसर की। दोस्तों, ये थी कहानी मोंजी द वॉर्म वैली की। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।